नमस्कार, स्वागत है आपका। आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोरखपुर से। आपको खबर बताएंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विपक्ष पर करारा प्रहार किया। आज वो विपक्ष पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले करप्शन में देश डूबा रहता था। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में 4 बार शासन किया और गरीबों को मकान तक नहीं दे पाई। अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति रोक दी गई और अब बिना भेदभाव प्रदेश का विकास हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज जनता दरबार भी लगाया। गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दरबार लगाया और जनता दरबार लगाने के साथ ही साथ मंच साझा करते हुए उन्होंने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले देश करप्शन में डूबा था। उत्तर प्रदेश में भी 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बावजूद इसके वो गरीबों को मकान नहीं दे पाई। अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति रोक दी गई। अब प्रदेश में बिना भेदभाव के काम हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाकर लोगों की परेशानियों को भी हल किया। जमीन के पट्टे अब तक आवंटित कर दिए हैं। 1 करोड़ लोगों की सुविधा अब तक प्राप्त हो चुकी है। आखिर ये काम समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं किया? ये काम बहुजन समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं किया? ये काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? जहां किसी गरीब का मकान है, जहां किसी गरीब का झोपड़ी है, उसका पट्टा उसके नाम पर हो। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को अब तक की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर दे चुकी है। और इसी खबर पर सुशील हमारे साथ, हमारे सहयोगी गोरखपुर से सीधे जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ रहा आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में? देखिए साहब, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री आज सुबह से लगातार ताबड़तोड़ कार्यक्रमों में शिरकत उन्होंने किया और करोड़ों की सौगात दी है गोरखपुर वासी। सुबह जनता दर्शन लगाने के बाद भी वहाँ जनता दर्शन में दूर दराज से आए हुए फरियादियों की फरियाद सुनी, उनकी समस्या को लेकर अधिकारी को निर्देशित किया। उनके बाद जो है वो कार्यक्रम में पहुंचे थे अखबार के, वहाँ से सीधे वो अम्बेडकर जयंती के जो पखवाड़े का कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने विपक्ष से जमकर निशाना साधा और समाज को लेकर के भी नसीहत दी कि समाज अगर अपने महापुरुषों को याद नहीं करेगा तो फिर उनके बिखराव की स्थिति होगी और ये चीज इनके समाज के लोगों को समझना होगा। और ये इतने सालों तक कांग्रेस और सपा ने जो राज किया, आज तक बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आज जो है उनके कृत्यों को लेकर के न तो इस तरह का कार्य को लेकर के उनके जीवन को लेकर के जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से भारतीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबका विकास और सबका साथ लेके चलते हैं, उन्होंने इसकी पहल की। इसके साथ ही सौगात की है, विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और उसके बाद जो काफिला में दौरा है जमाव की स्थिति और ड्रेनेज सिस्टम जो है पड़ता था और ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ थी, उसको लेकर जो 4.5 करोड़ से ऊपर का जो ये पूरा गंदरिया नाला का विकास कार्य चल रहा, उसका उन्होंने निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक लेने के साथ ही उन्हें निर्देशित भी किया। और मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि मई तक तकरीबन 75% से ऊपर तक का काम हो जाएगा और ये माना जा रहा है इस बार वर्षा में बहुत हद तक लोगों को इससे निजात मिलता हुआ नजर आएगा। और अगल बगल जो वृक्ष लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे, वो अपने आप में सुंदरता और बढ़ाएंगे और एक देखने वाली जगह होगी। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का आज का दौरा बेहद सुशील, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर आगरा से आपको बताएंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने पहुंचे। सांसद से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर जमकर प्रहार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि रामजीलाल सुमन की घर पर तोड़फोड़ की गई, आगरा में तलवारें लहराई गईं,
सुमन के घर अचानक हमला नहीं हुआ, बल्कि ये सोची समझी एक रणनीति थी, एक साजिश थी। रामजीलाल सुमन को गोली मारने के लिए कहा गया और रामजीलाल सुमन के घर साजिश के तहत हमला हुआ। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि आगरा हिंसा के पीछे सरकार की फंडिंग। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आगरा से, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने पहुंचे और आज पूरा दिन आगरा में बड़ा गहमी गहमी का माहौल रहा। बहुत हैपनिंग रही वहां पर, क्योंकि करणी सेना वहां पर लगातार बवाल कर रही थी और इसी बवाल के बीच अखिलेश यादव ने वहां जाने का ऐलान किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी हाथ पांव फूले हुए थे कि वो कैसे चीजों को मैनेज कराए। किसी भी तरह की उत्पाद, किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने भी पूरा मैकेनिज्म लगा दिया। फिलहाल अखिलेश यादव पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पर पहुंचे। उन्होंने अपने सांसद के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातों का अखिलेश यादव ने जिक्र किया। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आगरा से। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी आगरा से सीधे जुड़ गए। संजय, क्या कुछ रहा आगरा में आज? जिस तरह से अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे थे, कहीं ना कहीं रामजीलाल सुमन से मिलने पहुंचे थे, लेकिन सरकार पर पूरी तरह से अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को और भी देखा है। साथ ही उन्होंने कहा जिस प्रकार से सरकार कहीं ना कहीं दलितों को और जो पिछड़े उनको डराना चाहती है। साथ ही खुले तौर पर उन्होंने कहा जिस प्रकार से बुलडोजर वहां पहुंचा और ये कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें जो साजिश कुछ नजर आ रही है। जो राजस्थान का एक नेता था वो भी इसमें शामिल है। तो अखिलेश यादव ने कुल मिलाकर जो सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश जरूर की है इसमें। संजय, क्या हुआ आज दिन भर जब अखिलेश यादव पहुंचे? किस तरीके से उन्होंने रामजीलाल सुमन से मुलाकात की? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे तैयार था? कैसे पुलिस वहां पर लगाई गई थी? पूरी तैयारी और पूरी खबर डिटेल में बताइए। बिल्कुल, जिस प्रकार से अखिलेश यादव लगभग 12:30 बजे रामजीलाल सुमन के निवास पर पहुंचे और सीधे तौर पर वो जो परिवार था रामजीलाल सुमन का उनसे मुलाकात की। नेता काफी मौजूद थे, नेता वहाँ उत्साहित थे। उसके बाद प्रेस से बात करते हुए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो रामजीलाल सुमन जिस प्रकार से जो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर उन्होंने कहा जिस प्रकार से जो बुलडोजर था, बुलडोजर वहां तक कैसे पहुंचा, कहीं ना कहीं इसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में फंडिंग भी की गई है और तलवारें लहराई गई, सरकार पर निशाना साधा। साथ ही दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि दलितों और जो पिछले हैं उनको सरकार डरा कर रखना चाहती है। हमारे ऊपर भी जिसको हमने हमको मारने का धमकी दी है वो कहीं ना कहीं गरीब है, भ्रमित कर रही है सरकार। तो सरकार को लेकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर निशाना साधा है अखिलेश यादव ने। चलिए, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए संजय। आप नजर बना रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर आपको रायबरेली से बताएंगे, जहां पर संजय निषाद पहुंचे और संजय निषाद ने वहां पर कांग्रेस पर निशाना साधा। संजय निषाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईडी को कांग्रेस ने ही पैदा किया, उसी की ही देन है और अब कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है। अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को एकजुट करने के लिए निकला हूं। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर रायबरेली से। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद आज रायबरेली के दौरे पर थे और रायबरेली के दौरे के दौरान वहां पर कहा कि ईडी कांग्रेस की ही देन है, तो अब कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके। और इसी खबर पर सीधे रुख करेंगे, शिव प्रसाद हमारे साथ, हमारे सहयोगी रायबरेली से जुड़ गए। शिव, क्या कुछ कहा संजय निषाद ने, क्या कार्यक्रम था उनका? देखिए, संजय निषाद एक जो है अपनी पार्टी का यूं कहें कि प्रचार प्रसार और समाज को जोड़ने के लिए यात्रा लेके चल रहे हैं। उसका नाम इन्होंने दिया है संवैधानिक रथ यात्रा। तो यात्रा रायबरेली पहुंची थी और रायबरेली में आए थे।
जब मीडिया से वो एक प्रेस वार्ता भी थी, मीडिया से जब वो बात कर रहे थे तो समझ में आया कि अब वो चाह रहे हैं कि जो आरक्षण उनको मिलना चाहिए सरकार से, तो 2027 के पहले वो आरक्षण मुझको कैसे लेना है, एक यूं कहें कि दबाव बनाने की राजनीति वो इस बहाने समाज को इकट्ठा करके अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में जाकर कर रहे हैं, जो उनकी बातों से लगा। दूसरी तरफ उन्होंने इशारा किया कि जिस प्रकार से अन्य जातियों को कहा, उन्होंने ये जो 10% सवर्ण आरक्षण हुआ उसकी भी बात की कि देखो वो समाज इकट्ठा हुआ, इन्होंने ले लिया। और दूसरी तरफ मिल्कमैन उनका नाम भी लिया, मुलायम सिंह यादव कहा उन्होंने इकट्ठा करके अपना आरक्षण ले लिया, वो काशीराम जी का नाम लिया। तो बड़ा मुद्दा लेके चल रहे हैं और ये भी बता रहे हैं नहीं कहीं चूक के कि 80 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें निषाद मछुआ समुदाय के जो है बड़ी संख्या में वोटर है, उनकी संख्या कभी कभी वो बता देते हैं 40 से 50 हजार। तो कुल मिलाकर उनका उद्देश्य है कि पूरे जो मछुआ समाज है, निषाद समाज है, उसको इकट्ठा किया जाए और बताया जाए, अपनी उपलब्धि बताई जाए सरकार को कि किस प्रकार से वो आरक्षण चाहते हैं, अपनी और भागीदारी चाहते हैं समाज में मिले। दूसरी तरफ वो जब रायबरेली आए तो उनसे और भी पूछा गया, मीडिया कर्मियों ने सवाल उठाए, जिस प्रकार आज अखिलेश यादव ने सवाल कहा जो है फूलन देवी की जिस प्रकार से हत्या हुई, वही हाल कहीं मेरा तो नहीं करना चाहते थे। इस पर उन्होंने फूलन देवी को बताया कि वे हमारे आदर्श हैं, हमारे नेता रही हैं। तो कुल मिलाकर उनके जो चल रहा है अंदर से राजनीति चल रही है, उसमें भी थोड़ा सा यूं कहें कि अब वो धीरे धीरे खोलते जा रहे हैं। उनका ये है कि हम अब जो 27 आएगा उसके पहले जो सरकार है, केंद्र और प्रदेश सरकार है, उनकी बात सुने और जो यह जो यूं कहें कि बड़ा राजनीतिक उनका कदम है 2027 की, वो पूरे आकलन करके चल रहे हैं। ठीक है शिव, आप नजर बना रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत। अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर अपराधियों पर पुलिस का खौफ साफ तौर से दिख रहा है। आज अपराधी अपने हाथों में तख्ती लेकर नजर आए। तख्ती पे 39 अपराधी तख्ती लेकर पहुंचे थे और इस पर लिखा हुआ था कि अब मैं कोई अपराध नहीं करूंगा। ऑपरेशन दस्तक के तहत पुलिस का ये बड़ा एक्शन दिखा। समाज में सही तरीके से अपराधी रहेंगे। उन्नाव में 39 अपराधी 39 हाथों में तख्ती लेकर कोतवाली पहुंचे थे और इस तख्ती पर लिखा था कि अब कोई अपराध नहीं करूंगा। तो ये बड़ी खबर है उन्नाव से। आपके टीवी स्क्रीन पर सत्यम हमारे सहयोगी इसी खबर पर मौजूद हैं उन्नाव से। सत्यम, क्या था माजरा ये पूरा? देखिए, उन्नाव पुलिस अधीक्षक की एक अनूठी पहल है जिसका नाम है ऑपरेशन दस्तक, जिसके तहत जो अपराधी थे उनका जो हिस्ट्री शीट है वो खंगाली जा रही है। मौजूदा में वो क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधियां देखी जा रही हैं, जिसके तहत सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि जितने भी जो अपराधी हैं उनकी हिस्ट्री शीट खंगाली जाए और वो गतिविधियां मौके पे वो क्या कर रहे हैं मौजूदा समय में उसको देखा जाए। जिसके तहत यहाँ पर करीब 29 अपराधियों ने थाना है उसमें बांगरमऊ और मोरावा और बिहार जो आकर के स्वयं उन्होंने दस्तक दी है थाने पर और उस पर तख्ती लगा करके अपने सीने पर लिख के लाए हैं कि मैं अब अपराध नहीं करूंगा। साथ ही पुलिस वालों के द्वारा इन्होंने एक जो है शपथ भी खाई है कि आगे से ये अपराध नहीं करेंगे। ये पहला वाक्य नहीं है, जिले के लगभग सभी थानों में ये ऑपरेशन दस्तक चलाया जा रहा है। इसके पहले भी सतीपुर थाने में 39 अपराधियों को जो है इस तरीके की शपथ दिलाई गई थी और वो लोग यहाँ पर इन्होंने दस्तक दी थी। जी, और किन किन अपराधों में ये अपराधी थे जिनको ये पुलिस लेकर आई थी? देखिए, बहुत सारे तो उसमें ऐसे थे, चोरी, डकैती और कुछ इसमें बोकसी के थे। उसमें छोटे मोटे अपराध को पारित करने वाले लोग भी थे जिनको थाने पे बुलाया गया था और विशेष प्रकार की तख्तियां बनाई गई थी। शनिवार का दिन है आज और थाने पर जो चिन्हित थे उनको बुलाया गया था मोरावा थाना, बिहार थाना और बांगरमऊ थाना। और इसके पहले 38 जो अपराधी थे वो सफीपुर थाने में लाए गए थे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अपराध पहले कारित कर रहे थे उनके घर पर दस्तक दी गई है और घर से बुलाए गए हैं और थाने पे आकर के इन लोगों ने आगे
कसम खाई है कि आगे किसी भी प्रकार के अपराध में शामिल नहीं होंगे। इस प्रकार का अभियान उन्नाव में चलाया जा रहा है, जिसको उन्नाव पुलिस अधीक्षक दीपक बुकर ने ऑपरेशन दस्तक नाम दिया है। जी चलिए, पुलिस अधीक्षक साहब का ये जो प्रयास है ये सफल हो, अपराधी अगर इसी अच्छे विचारों से सुधर जाए तो फिर देश सुधर जाए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए सत्यम साहब, और अधीक्षक साहब को बधाई दीजिएगा उनको इस कार्यक्रम के लिए। अगली खबर मेरठ से आपको बताएंगे, जहां पर पत्नी के मर जाने के बाद एक युवक ने, एक व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के बाद जैसे ही दूसरी पत्नी उसकी आई, उसने जो है वो तांडव मचाना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद ही पति को और बच्चों के साथ मारपीट शुरू हो गई। अब वो अपने पति को नीले ड्रम की धमकी दे रही है। पति और 2 मासूम बच्चों को मारने की धमकी दे रही है। महज 1 महीने पहले राम नाम का ये व्यक्ति आशा नाम की इस महिला से दूसरी शादी किया था, और उसको उम्मीद थी कि उसकी पत्नी जो 2 साल पहले मर चुकी है, उसके बाद वो दूसरी पत्नी लाकर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करा पाएगा। लेकिन आशा ने घर में आते ही सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। मारपीट शुरू होने लगी, घर में झगड़ा होने लगा, और उसका नतीजा ये है कि खौफजदा वो युवक जो है, वो पिता जो है, वो एसएसपी ऑफिस पहुंचा और उसने अपनी शिकायत एसएसपी साहब को बताई। तो मेरठ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दूसरी शादी करना युवक के लिए जी का जंजाल बन गया। उसको उम्मीद थी कि दूसरी शादी के बाद उसके बच्चों की अच्छी परवरिश हो पाएगी, अच्छे से उनका जीवन यापन हो पाएगा। बच्चे छोटे थे, बीवी का देहांत हो चुका था, और 1 महीने बाद इस महिला से उसकी शादी हुई, उसने घर में फसाद शुरू कर दिया। अब वो बच्चों को और अपने पति को मारने की धमकी दे रही है, और इसी बात से डरकर तो युवक ने पुलिस को शिकायत की है। एसएसपी से उसने मुलाकात। पंकज पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी। पंकज, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, एक प्रतापपुर का युवक आज जो है एसएसपी ऑफिस पहुंचा था और उसने अपनी दूसरी पत्नी से अपने आप को खतरा बताया था। उसका कहना था, जो मेरी पहली पत्नी है उसकी 2 साल पहले जो है मौत हो गई थी, और अब उसके बाद मैंने 1 महीने पहले जो है शादी की है, और शादी करने के बाद जो नई पत्नी है वो ना ही मेरे बच्चों को रखना चाहती है और ना ही जो मेरे माता पिता है उन्हें रखना चाहती है, और मुझे भी उससे जान का खतरा है। तमाम सारी चीज़ें जो है एसएसपी को उसने बताया, और उसका कहना था जिस तरह से वो कहती है कि यहाँ पर मुस्कान की ने जिस तरह सौरभ की हत्या की थी, और रबीता ने जैसे सांप से अपने पति को डसवाया और उसका गला जो है दबा दिया, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर उसके द्वारा धमकी दी जाती है। तो इसी चीज़ को लेकर आज उसने शिकायत की है और एसएसपी से गुहार लगाई है कि उसकी जान को खतरा है और उसकी पत्नी को उससे बचाया जाए। जी ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बना रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर देहरादून, उत्तराखंड से जुड़ी, उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे आज आ गए 10वीं और 12वीं के। 10वीं में 90.77% छात्र छात्राएँ पास हुए हैं, जबकि 12वीं में 83.23% बच्चों ने एग्ज़ाम को पास किया है। हाई स्कूल में बागेश्वर के कमल सिंह ने टॉप किया है, 99.20% अंक हासिल किए हैं। हाई स्कूल की परीक्षा का बेहतरीन परिणाम रहा। 12वीं में देहरादून की अनुष्का राणा ने टॉप किया है। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री ने उज्जवल परीक्षार्थियों के लिए अच्छे भविष्य की कामना की है, उनको शुभकामनाएं। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।